हाय एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, यो बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ यहाँ से एक नए टॉपिक पे, जिस पे हम बात करेंगे कैंसर पे, है ना। लास्ट पॉइंट पे हमने एड्स पे बात किया था कि कैसे आखिर ये रेट्रोवायरल डिजीज जो रेट्रोवायरस से हमारी बॉडी में आती है, हमारे जीनोम में इनकॉर्पोरेट होकर फिर उसके बाद हमसे ही हमारा मटेरियल यूज करके कैसे वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर लेती है और हमारी ही मैक्रोफेजेस सेल से हमारे लिए ही एक फैक्ट्री की तरह काम करती है, एचआईवी फैक्ट्री की तरह। और देन फिर वो टारगेट करती है टी एच सेल पे और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। टी एच सेल के काउंट हमारी बॉडी पे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और ये टी एच सेल जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम था, या फिर कहना चाहिए कि डिफेंस एडवाइजर था, है ना। डिफेंस एडवाइजर मतलब वही बताता था हमारी बॉडी की पूरी बॉडी को, बी सेल को, कि भाई इसको ऐसे मारना है, इसको नहीं मारना है, ये हमारा अच्छा है, ये हमारा पराया है। पूरा डिफेंस सिस्टम की जो नॉलेज है वो टी सेल पर बेस्ड था और वो अब खत्म हो चुकी है। दैट्स वाई हमारी बॉडी का पूरा डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, छोटे से छोटे वायरस से इवन छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा, ये वो वगैरह वगैरह जो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे हमें, आज हमें आंखें दिखाकर चले जाते हैं। इसी गिरी हुई स्थिति का नाम है एड्स, जिसमें हमें होता है। ठीक है, खैर अब ये पॉइंट और मैंने डिस्कशन किया था कि एड्स को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है एलाइजा के हेल्प से। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, नीट के लिए, बोर्ड के लिए, हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी इस टॉपिक से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आप उसकी भी चिंता बिल्कुल मत करना। टू द पॉइंट एनसीईआरटी आती है पढ़ने के लिए। एड्स या कैंसर इतना डिटेल टॉपिक है ब्रो कि आप सोच भी नहीं सकते, पर आप जितना एनसीईआरटी ने दिया हुआ अगर आप इतना समझ गए तो आपके नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे। और एट द एंड आप यही चाहते हैं कि आपके नीट के क्वेश्चन बन जाएं, वो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ से कैंसर की तरफ में। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि एड्स कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जिस जिस तरीके से वो फैल रहा था उसे कंट्रोल करिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख सुन के करिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करना है, अगर कॉन्डम्स यूज करने हैं। इसके अलावा इंट्रावेनस ड्रग्स अवॉइड करना है। माँ से बच्चे की तरफ में जब ट्रांसफर हो रहा है पता लगाना है, खत्म बात। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, इसके लिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये एक बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए काम करती है, अवेयरनेस फैलाती है, लोगों तक जानकारी पहुंचाती है। जितनी भी बातें मैंने कही अगर कुछ अच्छी लगी पॉइंट बनाकर, स्टार बनाकर लिख लीजिए, आपकी कहानी खत्म एड्स के लिए। ठीक है, बेसिकली पॉइंट यही होता है भाई, पूरी चीजें पढ़ने के बाद हमें अपने हिसाब से एक सिंक्रोनाइज वे में चीजें लिखनी होती है। और यही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब कहना चाहिए कि एसओपी वही है कि मतलब आपको करना क्या है भाई, आपको टीचर से पढ़ना है, चीजें समझनी है। इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू बनाएंगे। अगर पूरी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी पूरी उतनी कवर हो जाती है, उसके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, फिर आप पीवाईक्यू बनाते हैं। पीवाईक्यू से 99% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, मतलब आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पर अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे, मतलब मैं आपकी हेल्प इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मतलब आपको कोई चीज चूज करनी है कि यार ये बुक परफेक्ट है या नहीं, या फिर जो हमने पढ़ा वो परफेक्ट है या नहीं, या इससे डिटेल्ड भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये रहता है कि हमें डिटेल जानना है, डिटेल जानना है, डिटेल जानना है। या फिर कई बच्चों को लगता है नहीं हमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। क्या मतलब नीट का बच्चा है तो मतलब दिमाग में ऐसे हजारों ख्याल आते रहते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा डिटेल पढ़ो, मैं दोनों के बीच की बात कहता हूँ कि मतलब अगर तुम्हारे पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो गए, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई, मतलब तुम सही पढ़ रहे हो, तुम्हें इतना ही कंटेंट चाहिए, तुम्हें इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है नीट निकालने के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास 32 चैप्टर्स बायोलॉजी हैं और लगभग लगभग 14-13 चैप्टर के आसपास जो है वो, सॉरी 14 कह रहा हूँ, मतलब लगभग लगभग पहले 97-98 चैप्टर हुआ करते थे, पर अभी भी आपके पास में 88-87 चैप्टर्स होंगे कंप्लीट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिलाकर। तो इन तीन चीज़ों को करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को क्लियर रखें कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। चलिए मैं आपको बात बताता हूं कैंसर की। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मेरा हमेशा का ये प्रोसीजर मेरा खुद का रहा है और मैं हमेशा बच्चों को भी ये कहता हूं कि चीजों को पढ़ने से पहले उसे समझ लेना चाहिए कि इस टॉपिक का की पॉइंट्स कौन है, क्या है कैंसर असल में, और कैंसर कैसे फैलता है, वो कौन कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर कैंसर पे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
बेसिक पॉइंट मैं हमेशा कहता हूं कि अगर नब्ज पकड़ ली जाए तो पूरा टॉपिक अपने आप समझ में आ जाता है। आपको वैसे ही कुछ करना। देखो भाई, चलो हम बात करते हैं कैंसर की। ठीक, अब हमारे पास ये टॉपिक है। असल में कैंसर नथिंग मच इज जस्ट लाइक अ ट्यूमर। ये हमारे पास में एक ट्यूमर है। अब इस ट्यूमर बनता क्यों है, क्यों हुआ? जस्ट पॉइंट मान लो ये हमारी एलिमेंट्री कैनल है ना, ये हमारी एलिमेंट्री कैनल है। इनके पास ऐसे 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 बढ़िया से सारे टिश्यू हैं। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब किसी कारण से, अब वो कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। किसी भी कारण से अगर आपकी एलिमेंट्री सेल जो है ये अगर प्रेजेंट है यहां पर, ये रप्चर हो गई मान लो, जस्ट लाइक यहां से यहां तक मान लो रप्चर हो गई, टूट गई। क्यों? आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो इसको रप्चर कर दिया। तो ये जनरली क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है और वापस बन जाता है। ये पूरा एरिया वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी होती है। आपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारी सेल अभी बनी हुई है। अब जब तक ये रप्चर नहीं होती तब तक ये G0 फेज में होती है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसे क्विसेंट फेज कहते हैं कि अब सब कुछ रुका हुआ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है पर ये डिवीजन नहीं कर रही है। रप्चर हुआ, डिवीजन किया, फिर रिकवरी कर ले गई। ये है एक नॉर्मल लाइफ। सवाल ये आता है कि ये उतना ही डिवीजन करेगा जितना रप्चर हुआ है, उससे एक्स्ट्रा कोई डिवीजन नहीं होगा। जस्ट लाइक मान लो आपके यहां कोई चोट वगैरह लग गई, डैमेज हो गया, तो डैमेज होने के बाद वापस जब सेल आती है तो वो उतनी ही सेल आती है जितनी की जरूरत थी, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। इसके लिए एक वर्ड कहते हैं कि नॉर्मल सेल है जो डैमेज नॉर्मल सेल है। आप इसे कह सकते हैं कि डैमेज नॉर्मल सेल, डैमेज्ड नॉर्मल सेल। अब डैमेज्ड भी कह रहा हूं, नॉर्मल भी कह रहा हूं, क्योंकि अभी इसको कोई बीमारी नहीं है। अब ये रिकवर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिकवर हो गया। अब दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिकवर करते समय उसे क्या किसी ने बताया कि आपको उतना ही रिकवरी करनी है जितना जरूरत है। इसके लिए जरूरी पॉइंट ये है कि मान लो यहां से यहां तक सेल थी, ठीक है, ये यहां से यहां तक सेल थी और ये सेल इतनी खाली हुई थी, बीच की इतनी सेल रप्चर हो गई थी, चोट लग गई थी, और उसको रिकवर करने के लिए सेल ने डिवीजन किया और डिवीजन करते 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 बढ़िया डिवीजन करते रहे। और जब तक डिवीजन किए, जब तक पूरी सेल रिकवर करके फिर से पहले जैसे भर नहीं गई वैसे रिकवर किया। और इसे हम कहते हैं कि जैसे ही वो रिकवर करने के बाद एक दूसरे से टच करते हैं, इनके बीच में एक बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म होता है, पर मैं आपको एकदम शॉर्टेड बताता हूं। उसे कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। यहां से ग्रोथ करते हैं, खाली जगह भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, और जैसे ही एक दूसरे को टच किए तो उन्हें एक ऐसा सिग्नलिंग मिलता है जो एमबीबीएस में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल समझ लीजिए कि एक ऐसा सिग्नलिंग मिलता है कि इन दोनों को कहा जाता है कि बस अब इतना ही ग्रोथ करना है। इस प्रोसीजर को कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। तो पहला वर्ड आपको समझना है जो आपके जरूरी का है, वो है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब ये क्या है जनाब? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है क्या? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है एक नॉर्मल सेल का प्रोसीजर, जब रप्चर्ड सेल रिकवर हो जाए देन फिर ये ग्रोथ रुक जाती है, ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सेल के अंदर बहुत बड़ा क्वालिटी होती है। अब मान लेते हैं कोई कैंसर सेल है, या मान लो ऐसी सेल है जो बार बार रप्चर हो रही है, उसने अपनी रिकवरी की, ये ऐसा यहां से यहां तक तो डैमेज हुआ ही था, मान लो यहां से यहां तक डैमेज हुआ था, तो इसने यहां से यहां तक की रिकवरी की और इसके बाद एक्स्ट्रा और ग्रोथ कर गया, एक्स्ट्रा और ग्रोथ कर गया। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ कर गया तो ये यार जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ। जो हमारे पास में दिख रही है ना, ये होती है, यही है हमारा ट्यूमर। और ट्यूमर जो होता है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि दे लॉस्ट कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, दे मतलब लूज कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, लॉस्ट कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि यार इन्होंने कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्यों लूज कर दिया, क्यों खराब कर दिया? तो इनका कॉन्टेक्ट इनहिबिशन चला गया। क्यों चला गया? ऐसे बहुत सारे केमिकल, ऐसे बहुत सारे सेल्स, ऐसी बहुत सारी जीन हैं हमारे पास जो हमारे अंदर सेल के अंदर इस कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। इसे इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन, इज अ काइंड ऑफ म्यूटेशन। ये म्यूटेशन का टाइप है और इससे इस सेल के अंदर एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है कि उस मॉडिफिकेशन से आपकी जो नॉर्मल सेल है अब वो अनलिमिटेड ग्रो कर रही है, अनलिमिटेड ग्रो कर रही है, वो ग्रो कर रही है। तो मेरे दिमाग में हमेशा सवाल आता था कि ठीक है यार, ग्रो कर गई, ठीक है, हाथ इतना बड़ा था, फूल जाना चाहिए था, मुंह इतना बड़ा था और फूल जाना चाहिए, आदमी मर क्यों जाता है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है जिसे हम कहते हैं बिनाइन कैंसर।
अब ये जो बिनाइन कैंसर है इसका मतलब होता है लोकल कैंसर। आप इसे अलग वर्ड में यूज करेंगे तो अभी मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, तो इसे लोकल कैंसर कहा जाता है कि अरे सिर्फ एक स्टेज में लिमिटेड है, सिंगल ऑर्गन तक, मतलब ऑर्गन लिमिटेड ऑर्गन तक रहेगा, जिधर पे है बस उधर ही रहेगा, उसके अलावा किसी और ऑर्गन पे ट्रांसफर नहीं होता है। अभी जहां पर है सिर्फ वहीं पर होगा, किसी और जगह पर यह ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ये है हमारा बिनाइन कैंसर, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, बिनाइन कैंसर, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। इसमें लोकल कैंसर भी कहेंगे आप इसको, इसे आप प्राइमरी कैंसर भी कहेंगे। ये लिमिटेड इसका रेंज है और वो जिस ऑर्गन पे फैला है बस वहीं पर रहेगा। जैसे लाइक लंग्स पे हुआ तो लंग्स पे होगा, हार्ट में हुआ तो हार्ट में होगा, मतलब मान लेते हैं ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट में हुआ, यूट्रस में होगा तो यूट्रस में होगा, दैट्स ऑल, खत्म। ये बिनाइन कैंसर है। यहां तक इसको काट छाट के ट्रीटमेंट करके संभव है कि हम कर सकते हैं, कुछ तरीके से काम हो सकता है। पर अब पॉइंट ये है कि मान लो ये क्या करे, ये तो है हमारे पास मतलब जो सेल है हमारे पास ये एलिमेंट्री कैनल्स की, ये अपने आप को यहां से रिकवर करे, एक्स्ट्रा ग्रोथ भी करे और यहां से फट के बाहर भी निकल जाए। और ये कैंसर सेल जो है, कैंसर सेल जो होती है कैन स्प्रेड थ्रू, ये स्प्रेड हो सकती है, ये बात याद रखना। स्प्रेड थ्रू किसके थ्रू फैल सकती है भाई? स्प्रेड थ्रू ब्लड्स। अब ये यहां से निकला तो ब्लड सेल्स, ब्लड जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, पूरी ब्लड में पहुंच गई। अब ये यहां से अब लोकल जो मामला था, एक ही ऑर्गन तक रुका हुआ था, वो वहां से उतर गया ब्लड में और ब्लड से होता हुआ स्प्रेड अदर ऑर्गन, मतलब ये अदर ऑर्गन जो भी है ना, बाकी जो ऑर्गन्स हैं ऑर्गन तक स्प्रेड हो जाएगा थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू पूरी बाकी ऑर्गन्स में शिफ्ट हो जाता है। जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो ब्रेस्ट में के बाद वो ब्लड के थ्रू सबसे पहले आपके एलिमेंट्री गट्स पे अटैक करेगा और उसके बाद डायरेक्टली ब्रेन पे अटैक कर देता है। तो इनका टारगेट ऑर्गन होता है कि यहां यहां फिर वहां, ऐसा करते करते बहुत ही जल्दी ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जब ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तब आप इसे कहते हैं मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, सॉरी एक मिनट, मैलिग्नेंट नेंट कैंसर। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, एक मिनट फिर से। मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है। तो ये याद रखना, थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी तरह से हमारी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में पूरी तरह से ये फैल जाता है, ठीक है, पूरी तरह से बॉडी पे चला गया, ठीक है, और पूरी बॉडी के मतलब याद रहे स्प्रेड विथ ब्लड, पूरी बॉडी के थ्रू यहां से वहां, वहां से यहां पूरी बॉडी में चला गया, इसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। ठीक है, हम मान लिए कि ये हो गया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफर मेथोडोलॉजी जो है ना, मेथड है, इस मेथड के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट आता है, आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मेटास्टेसिस, इज अ ट्रांसफर फिनोमिना, ठीक है, इज अ ट्रांसफर फिनोमिना फ्रॉम लोकल ऑर्गन टू अदर ऑर्गन्स। एक जिस ऑर्गन पे हुआ था उससे पूरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया, तो ये फिनोमिना जो है वो मेटास्टेसिस कहला रहा है। अब ये फिनोमिना ही है अपने आप में एक टाइप का कि बॉस यहां से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया वो। सो कभी भी आपके दिमाग में कभी भी हजारों ख्याल आए, पर आप दिमाग में एक बात याद रखना, व्हाट इज एग्जैक्टली मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब इज अ बेसिक मेथड, ठीक है, जहां से एक कैंसरस सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे स्प्रेड कर जाती है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में चली जाएगी, लेकिन लोकल ऑर्गन से एक ऑर्गन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसा करके जाएगा और विद द हेल्प ऑफ ब्लड के मीडियम्स के थ्रू ही जाएगी। इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब प्रॉपर्टी जो नॉर्मल सेल्स में है, जो उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, जो अनवांटेड ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, बट इफ दे लूज देन तो फिर वो ट्यूमर फॉर्म कर जाएगी, ठीक है। अपना वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर गया तो वो फिर वो अपने आप को स्प्रेड कर जाएगा बाकी जगह पे भी। ये मामला हो गया, ये है मैलिग्नेंट कैंसर। क्वेश्चन अगेन वही बात है कि ठीक है, सेल एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, फैल गई, पूरी बॉडी में ट्यूमर्स बन गए, पूरी बॉडी फूल जानी चाहिए थी, मरता क्यों है आदमी? आखिरी में पॉइंट यही आता है। तो अब सवाल आता है कि ये जो मेटास्टेसिस के थ्रू ये जो बॉडी सेल्स गई है ना, ये सेल हैं, ये वो सेल हैं जो बननी चाहिए थी 24 आवर्स में, पर अब ये इतना वाइल्ड स्प्रेड होंगी कि अब ये 23 आवर्स में, 10 आवर्स में अपने आप को डिवाइड करें, रैपिड डिवीजन होगा। ट्यूमर बन रहा है ना, रैपिड डिवीजन होगा।
अब सीधा सा सवाल है यार कि कोई चीज अगर 24 आवर्स में बन रही थी, मतलब तब तक उसके एंजाइम, डीएनए, मटेरियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें बन जा रही थी। वही चीज अगर आप 10 घंटे में करेंगे तो आपके मटेरियल जो हैं वो उतना कहां है, आपके पास नहीं है ना, वो मटेरियल नहीं बनेंगी, मतलब जो सेल बनेंगी वो इमेच्योर सेल बनेंगी। तो पहली चीज तो सेल भी इमेच्योर है। दूसरी बात यह है कि वो सेल को अब जल्दी जल्दी जब स्प्रेड करेगा तो कहीं पर जहां पहले 50 सेल थी वहां पर 100 सेल हो गई, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन करते समय क्या करती है, दे स्टार्व अदर सेल, मतलब बाकी वाली सेल से न्यूट्रिशन के लिए, प्लेसमेंट के लिए, लोकेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन करती है। ये कंपटीशन से ये जीत जाती हैं, नॉर्मल सेल मरने लग जाती हैं, और नॉर्मल सेल मर मर के सड़ने गलने लग जाती हैं, और इसको नियोप्लास्टिसिटी। तो ये बात याद रखना, कैंसरस सेल जो होगा, कैंसरस सेल स्टार्व अदर सेल, स्टार्व अदर सेल, तो ये बाकी सेल को बहुत ज्यादा भूखा रखती हैं। ठीक है, देखो मतलब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है इनके बीच में, कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन बिटवीन नॉर्मल सेल, ये बात आपको याद रखनी है, नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल, कैंसरस सेल फॉर व्हाट, सेल फॉर न्यूट्रिशन एंड एक्सेट्रा, न्यूट्रिशन, प्लेस, हाँ, और ऑक्सीजन एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए पॉइंट शुरू हो जाता है, और इस कॉल्ड नियोप्लास्टिसिटी, नियोप्लास्टिसिटी। सो व्हाट एग्जैक्टली नियोप्लास्टिसिटी, ये वर्ड मैंने आपको यहां पे समझा। बाकी एनसीईआरटी के पॉइंट को हम समझ सकते हैं, हम एनसीईआरटी की कहानियों को जान सकते हैं, पर एक बेसिक जो मोटो है इस चैप्टर को पढ़ाने का, वो ये इन 3 चैप्टर्स पे छुपा, तो उन टॉपिक पे छुपा हुआ है। और जब आप इनको एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में एक बार जब चीजें आ जाती है ना, मुझे हमेशा यही चीज लगती है, मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाते समय यही फील करता हूँ कि जिस प्रॉब्लम में मैं गुजर रहा था वही चीज है। मैं लंबा लंबा याद कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर भाई जब वो समझ में आएगा मेरे तब, तो इसलिए मैं किसी भी चीज को पहले एक आसान भाषा में अपनी कहानी बनाता हूँ कि यार ये है, ठीक है अब समझ लेंगे, अब दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे कुछ बन जाएगा। बस यही पॉइंट आपको हमेशा फॉलो करना है कि जब भी मैं कैंसर पढ़ूंगा तो मुझे ये बात पता है कि ट्यूमर इज बेसिकली ट्यूमर। ये ट्यूमर कैसे बनता है, सबसे पहले नॉर्मल सेल डैमेज होती है, डैमेज होने के बाद फिर वो रिकवरी करती है, रिकवरी कर गई तो जितना डैमेज हुआ उतना रिकवरी कर गई है ना, बिकॉज दे हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, इनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है जो एक्स्ट्रा ग्रोथ करने से रोक दी। पर इफ दे लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो गया, चला गया, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला गया अगर मान लेते हैं, तो उनकी कंडीशन पे इनके पास एक नया प्रॉब्लम आएगा कि इनके पास ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। अब जब ट्यूमर फॉर्म हो गया, ठीक है, सो ट्यूमर फॉर्म हो गया, अब ट्यूमर तो बन गया है वहां पर, तो ट्यूमर की वजह से अब क्या होता है कि ये बिनाइन कैंसर बन गया, जैसे लंग्स पे हो जाता है या फिर ब्रेस्ट पे हो गया, यूट्रस पे हो गया, तो इनिशियली ये थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने बराबर पॉइंट हो जाता है, काट पीट के अलग कर देंगे। पर अगर मान लो ये पूरी तरह से पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, फूट के बाहर निकला, स्प्रेड किया और थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में चला गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड मीडियम के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेटास्टेसिस। जाने के बाद क्या करेगा, जाने के बाद वहां पर वो कंपटीशन करेगा बाकी सारी चीजों से, और उनकी नॉर्मल सेल की जो न्यूट्रिशन होगी, नॉर्मल सेल का जो फूड होगा, उन सब चीजों को ये खाने लग जाएगा, और जब ये सारी चीजें खाने लग जाएगा तो दे स्टार्व अदर सेल, और कंपटीशन में नॉर्मल सेल मरने लग जाएंगी और जो प्रॉपर सेल है वो अपने आप को जिंदा रखेगा। यही है नियोप्लास्टिसिटी। ये वर्ड क्या कहलाता है, नियोप्लास्टिसिटी कहलाता है। तो होप सो आप ये नियोप्लास्टिसिटी वर्ड समझ गए होंगे। पूरी एनसीईआरटी की 3 ही कहानियां यहाँ पर बेसिकली फंक्शनल है और आपको ध्यान रहना चाहिए। इन 3 वर्ड्स को हमने समझ लिया, मतलब हमने कैंसर का मतलब जान लिया कि व्हाट इज कैंसर, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मेटास्टेसिस एंड नियोप्लास्टिसिटी। होप सो आप इस बात को बहुत सिंपल समझ गए होंगे और यही एनसीईआरटी की लाइन भी है, कोई अलग चीज नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, मान लिया मैंने कैंसर को मैं समझ गया, कैंसर होता कैसे है, कैंसर होता कैसे है, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ये 3 बड़ी चीजें हैं। अगर मैं बेसिकली बताऊं कि कैंसर होने के मेन रीजन क्या है, तो 3 टाइप के रीजन है, ठीक है। तो कॉज ऑफ कैंसर जो है, कैंसर का रीजन क्या है आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बताएंगे ना कि मतलब भाई क्या रीजन रहा है इनके बीमार होने का, या क्या बोल सकते हैं, मतलब इनके पास में कॉज ऑफ कैंसर आप इसे मान सकते हैं ऑफ कैंसर, ये क्या है,
ये क्या रीज़न इनके बीच में, ठीक है। तो हम हिसाब से यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट बनाते हैं, जिसमें से पहला ट्रीटमेंट आएगा, मान लो केमिकल ट्रीटमेंट है ना, या फिजिकल ट्रीटमेंट, सॉरी फिजिकल फैक्टर्स है ना। हमारा पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, दूसरे कुछ फैक्टर हैं जिसमें हम केमिकल्स को भी मानते हैं, और तीसरा कुछ फैक्टर है जिसे हम मानते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, जो इनके कारण का मतलब कारण बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं कि हाँ हम भी कैंसर फैलाएंगे। फिजिकल फैक्टर्स में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला वर्ड आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेज, आयोनाइजिंग रेज, और दूसरा वर्ड आता है नॉन आयोनाइजिंग रेज, आयोनाइजिंग रेज। अब ये क्या चीज हो गई भाई, आयोनाइजिंग रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज, आपने जस्ट लाइक पढ़ा होगा एक्स रे, पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा गामा रे, है ना, इसके अलावा यूवी रेज। ये सारी रेज जो होती है ना भाई, ये आपको म्यूटेशन करवाती हैं, कैंसर फैलाती हैं। तो ये फिजिकल अपीयरेंस इनका रहता है, आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेज का। और अगर अपन इनके एग्जांपल की बात करें तो एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, ये कैंसर आपको फैलाती है। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वर्ड आता है उसे अपन कहते हैं निकोटिन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और गैस मान सकते हैं मस्टर्ड गैस, और ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो ना जाने बहुत सारा, जिस लाइक इवन अमोनिया भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है, अमोनियम गैस, ठीक है, अमोनियम गैस, ये सारी गैस मानी जाती है, मीथेन गैस, इन सब के बारे में कहा जाता है कि कुछ ना कुछ ये कैंसर ज़रूर फैलाती है, ठीक है। अब हम आ गए बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो कुछ हमारे पास जीन हैं जो कैंसर फैलाएंगे, उनका नाम हम रख देते हैं ऑन्कोजीन। कुछ सेल हैं जो कैंसर फैलाती हैं, उनका नाम रखा गया है सेलुलर ऑन्कोजीन, ठीक है, सी ऑन्को कहा जाता है इनको, है ना। कुछ वायरस हैं जो हमें कैंसर फैलाते हैं, उन्हें कहा जाता है वायरल ऑन्कोजीन। अगर आपको वायरस के बारे में पता हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे रेट्रो वायरस हैं जो लोगों को कैंसर फैलाते हैं, और इसे वायरल ऑन्कोजीन कहा जाता है। तो हमारे पास जितने भी ऑन्कोजीन और ये मटेरियल रहे हैं, ये या तो बायोलॉजिकल है, या तो केमिकल है, या तो फिजिकल है। फिजिकल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज का मामला आता है, एक्सरे, गामा रे और यूवी रेज, ये आपको कैंसर फैलाते हैं। इसके अलावा फिर निकोटिन हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, अमोनियम गैस हो गया, ये कैंसर फैलाते हैं। बायोलॉजिकल में जीन भी हैं कुछ कैंसर फैलाने वाले, सेलुलर ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन, है ना, वायरल ऑन्कोजीन, ये सब ऑन्कोजीन के तौर पर आपको कैंसर फैलाते हैं। अब इसका पार्ट को अपन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, कैंसर का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और देन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, देन अल्कोहल अब्यूज एंड ऑल, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप सो वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे लाइक करें, वीडियो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें इसको पढ़ने के बाद, और पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाइए और देखिए कैंसर रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं या नहीं। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।